चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और जवाब दीजिए। चॉम्स्की क्या पोल, अच्छा ओके, ये देखो तो पोल आपके सामने आएगा और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। चॉम्स्की प्रोपाउंडेड दैट, पेपर 1 हो पेपर 2 हो सिलेबस सेम है लैंग्वेज का, है ना। तो चॉम्स्की प्रोपाउंडेड दैट an innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance। यानी हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं, इस बात की इनेट आंतरिक क्षमता होती है ह्यूमंस में। इस इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, ये आप आंख बंद करके भी जवाब दे देंगे अगर आपने कभी भी थोड़ा भी चॉम्स्की को पढ़ा है कि दिस इज कॉल्ड व्हाट, लैंग्वेज अडेप्टेशन डिग्री। नो, लैंग्वेज एक्वायर डोमेन, देखो ये सब LAD बन रहे हैं। अगर किसी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं पता तो वो गड़बड़ कर देगा। लैंग्वेज एक्सेप्टेंस डिवाइस, नो ये भी गलत। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं इसको। इनेट क्षमता है ह्यूमंस में भाषा को एक्वायर करने की, क्योंकि हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD पाया जाता है। और ये इनविजिबल है, दिखेगा तो नहीं, आप ब्रेन का कहीं टेस्ट वेस्ट कराएंगे तो, बट चॉम्स्की की हाइपोथेसिस ये कहती है कि आंतरिक क्षमता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो 6 साल तक की उम्र तक या चाइल्डहुड में ज्यादा एक्टिव होता है, फिर धीरे धीरे वीक होने लगता है। यानी इस दौरान जब LAD बहुत ज्यादा एक्टिव है तो आपके एनवायरमेंट में जो भी भाषा होगी आप उसको बहुत आसानी से अधिग्रहण कर लेंगे या अर्जन कर लेंगे बिना बहुत ज्यादा एफर्ट के। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो लैंग्वेज एक्विजिशन एक चीज है, यानी एक्वायर करना भाषा को बिना किसी एफर्ट के, जैसे होम लैंग्वेज या मदर टंग को आप करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग है जिसमें आप प्रॉपर व्याकरण सीख रहे हैं, भाषा का ग्रामर, नियम, किताबें पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी सीख रहे हैं, वो सब जो आप दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज इज, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड याद कीजिए। सिमेंटिक्स मीनिंगफुल यूनिट है लेकिन साउंड की नहीं है, मीनिंग के बारे में है, ये अर्थ से संबंधित है, भाषा में अर्थ से संबंधित है। एक वो सवाल आता है ना कि एक सेंटेंस है, मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, यानी मैडम जो है वो ड्राइव करती है एक बाइसिकल को, तो ये सिमेंटिकली जो है गलत है, क्योंकि बाइसिकल राइड की जाएगी, ड्राइव नहीं की जाएगी। तो सिमेंटिक्स मीनिंग की स्टडी पे बात करते हैं, मीनिंग अर्थ के संबंध में है, जहां पे यूनिट ऑफ साउंड की बात हुई है, साउंड से संबंध नहीं है सिमेंटिक का, वो फोनीम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, है ना। इसको और तोड़ेंगे तो साउंड ही नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने मीनिंगफुल लिख दिया। जैसे ख, फ, ये भी फोनीम में आता है कि साउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो फोनीम है। फर्दर आप ब्रेक करेंगे तो साउंड ही नहीं बचेगी, जैसे CH, अब चौक नहीं बचेगा अगर आप इनको अलग कर देंगे तो। मॉर्फीम, मॉर्फीम भी मीनिंग के बारे में है। सिंटैक्स है स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये सिमेंटिक जो है वो सेंस वाला मीनिंग है, सेंस बन रहा है या नहीं, मॉर्फिम डायरेक्ट मीनिंग है। सिंटेक्स स्ट्रक्चर के बारे में कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, कौन सी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ING आएगा, क्या आएगा, तो ये रूल्स को देखता है सिंटेक्स जो है। फोनीम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इन्फेंट्स अराउंड 2 to 3 months ऑफ एज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओपन वाउल साउंड्स, दीज साउंड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। 2 से 3 महीने के बीच के जो इन्फेंट्स हैं, दूध पीते बच्चे हैं, वो कैपेबल हैं प्रोड्यूस करने के ओपन वाउल साउंड्स को, यानी जो वाउल साउंड्स हैं वो ओपनली बोल सकते हैं उनको, का, पी, ची, कुछ भी आवाजें निकाल सकते हैं, कुल मिला के ये मान लो। तो दीज साउंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ। 2 से 3 महीने का बच्चा, तो कूइंग है, बैबलिंग है, क्या है। 57% लोग बैबलिंग कह रहे हैं, नहीं। देखो 6 वीक्स में, जन्म के समय तो बच्चा रोता है तो वो क्राइंग आता है, उसके बाद अगर आप देखोगे 6 वीक्स तक कूइंग, 6 वीक का मतलब है 1.5-2 महीने तक, और वहीं से 2 से 3 महीने की ही बात हो रही है। ये एक मोटा मोटा आइडिया है, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टेजेस हैं। 6 मंथ्स में हम कहते हैं बैबलिंग, ब, च, प, है ना, इस तरह के शब्द। फिर 1 ईयर के अराउंड वो एक शब्द जोड़ के बोलने लगता है, 1 वर्ड स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो बैबलिंग इसका सही जवाब नहीं होगा। ओपन वाउल साउंड्स निकाल पा रहा है वो, वाउल की ची करे चाहे चा करे चाहे कुछ भी करे, आवाज निकाल पा रहा है, दिस इज कूइंग। बैबलिंग में सिंगल सिलेबल को जोड़ पाता है, च, प, कुछ सिलेबल मिक्स करके बोल पाएगा।
शाउटिंग तो फिर चिल्लाना दो अपने आप में, फिर तो उसको भाषा आती ही है, या इसका यहाँ पे लैंग्वेज स्टेजेस से लेना देना नहीं है चिल्लाने का। वन वर्ड अटरेंस 1 ईयर, ये बैबलिंग जो है 6 मंथ्स के अराउंड। कूइंग में भी स्टेजेस है ना, तो वो जो ये 2 से 3 महीने तक का समय है, यहाँ पे बैबलिंग सही नहीं बैठती, कूइंग ही बैठती है ठीक से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अंकिता कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अंकिता एक बच्ची है जो 6 अलग अलग भाषाएं बोल सकती है। हर लैंग्वेज एबिलिटी मेक्स हर अ, क्या बोलेंगे, ये जो 6 अलग अलग भाषाएं बोलने की जो क्षमता है, ये इनको किस तरह का स्पीकर बनाती है अंकिता को? मोनोलिंगुअल, देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो एक भाषा जिसको आती है या एक भाषा जो बोल सकता है वो मोनोलिंगुअल स्पीकर हुआ, लेकिन अंकिता को 6 भाषाएं आती हैं, तो मोनोलिंगुअल तो ये बिल्कुल नहीं है। लिंग्विस्ट, भाषाविद नहीं है, भाषा बोलनी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि भाषा विज्ञान की बहुत बड़ी जानकार हो गई। मल्टीलिंगुअल स्पीकर, यानी कई भाषाएं बोलने वाली वक्ता हैं, ये बात सही बैठ रही है, 91% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। बाइलिंगुअल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाय का मतलब ही होता है 2, तो 2 भाषाएं बोल पाती हैं तो बाइलिंगुअल हो जाती हैं। 5 से अधिक भाषाएं जो लोग बोल पाते हैं उनको पॉलीग्लॉट बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मल्टीलिंगुअल स्पीकर है, वो वाला तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, है ना, कि 5 भाषाएं जो बोल पा रहा है, तो ये मल्टीलिंगुअल स्पीकर है, कई भाषाएं जानती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये आए हुए सवाल हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग टॉपिक्स सच एज कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, यानी आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जा रहे हो तो कोड स्विचिंग बोलते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्द मिक्स कर रहे हो, जैसे मैं हिंदी में इंग्लिश के भी शब्द मिक्स कर रही हूँ, दिस इज कोड मिक्सिंग। चिल्ड्रंस लैंग्वेज एंड सीक्रेट लैंग्वेजेस, आप इंटरेस्टेड हो ये सब स्टडी करने में, ऐसे टॉपिक्स को जिसमें कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, चिल्ड्रंस लैंग्वेज अलग होती है, सीक्रेट लैंग्वेज अलग होती है, इन सबको स्टडी करना चाहते हो आप, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, यानी कौन से सब्जेक्ट को आपको स्टडी करने की जरूरत है यदि आपका इंटरेस्ट भाषा की ऐसी यूनिट्स को जानने में है कि कोड मिक्सिंग क्या होता है, कोड स्विचिंग क्या होता है, बच्चों की भाषा क्या होती है, सीक्रेट लैंग्वेज क्या होती है, भाषा कैसे बनती है, इन सब में अगर आपका इंटरेस्ट है, अलग अलग भाषाओं की कंपोनेंट्स को जानने में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको कौन सा डिसिप्लिन या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कल्चरल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी में मन, लोग सोचते कैसे हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, क्यों वो बिहेव करते हैं, ये सब आता है। ये भाषा मेजर चीज नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग भाषा के बारीक कंपोनेंट्स पढ़ना साइकोलॉजी है, ये नहीं कहेंगे हम। भाषा उसका एक पार्ट हो सकती है, बट भाषा के कंपोनेंट्स जानना, 54% लोग सही जवाब दे रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी तो देखती है ह्यूमंस का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे हम आए, क्या है ये वो। सोशियोलॉजी समाज को पढ़ती है, ना कि मुख्य जो स्टडी का एरिया है वो भाषा ना होकर के समाज है, उसमें भाषा भी आती है समाज में। लेकिन सोशियो लिंग्विस्टिक्स यानी सामाजिक भाषा विद या भाषा का जो पढ़ना है, सोशियो लिंग्विस्ट क्या करते हैं, समाज में अलग अलग पहलुओं से किस तरह से भाषा का प्रयोग होता है ये देखेंगे। तो ये लिंग्विस्ट से ही संबंधित है, बेसिकली लिंग्विस्टिक्स से ही संबंधित है, ये कह सकते हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स जानने हैं आपको भाषा के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच एरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। कॉन्ट्रास्ट यानी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स भी बनते हैं, जैसे टेन पेन, है ना। कॉन्ट्रास्ट यानी जहां दूसरा साइड दिख रहा हो। तो विच एरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक, बेसिकली कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस भाषा में, यानी कॉन्ट्रास्ट दूसरा पहलू, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाती हूं, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसको लिख के बताना हो तो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस कैसे होगा, आई गो टू स्कूल, कि भाई यही सेम बात अलग वोकैब में, अलग स्ट्रक्चर में, अलग वर्ड्स में दूसरी भाषा में कैसे कही जाएगी, ये कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस है। यही जैपनीज भी लिख दी जाए साथ में सेम बात में, तो जब टीचर एक भाषा का कॉन्ट्रास्ट बना करके दूसरी भाषा से हेल्प लेते हैं, इससे सिखाने में हेल्प होती है, ठीक है। तो ये सिंटैक्टिक, हाँ स्ट्रक्चर तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई मैं स्कूल जाती हूं वहां है, और यहाँ पे वर्ब पहले आ रही है, हिंदी में बाद में आ रही है ना। तो ये एक बात हो गई। या सिमिलैरिटी क्या है इसमें, कि सब्जेक्ट यहां भी पहले है वहां भी पहले है, तो कुछ भाषा में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, ये दिखाता है कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, दो अलग अलग भाषाओं को कॉन्ट्रास्ट में दिखा करके। सिमेंटिक यानी मीनिंग,
लेक्सिकल, वोकैबलरी, वोकैबलरी का तो मुद्दा है, यहाँ पे वोकैब अलग यूज होगी। फोनोलॉजी यानी साउंड भी अलग है, तो ये भी डिफरेंस है साउंड का भी, वोकैब का भी, स्ट्रक्चर का भी। लेकिन सिमेंटिक नहीं है यहाँ पे। सिमेंटिक मतलब मीनिंग या सेंस, तो मीनिंग तो सेम ही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि मीनिंग तो सेम ही है। मीनिंग नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, मीनिंग थोड़ी चेंज कर रहे हैं, वही बात दूसरी भाषा में कैसे कही जा रही है वो दर्शाया गया है, जिसमें बाकी के चेंजेस हैं, बट ये सिमेंटिक परिवर्तन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यू फाइंड दैट एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इज यूजिंग फ्रीली मदर टंग इन द क्लास, शी इज यूजिंग डैश मेथड। भाई एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हैं जो बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग भरपूर कर रहे हैं क्लास में, यानी क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के द्वारा मदर टंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कौन सा मेथड है जिसमें मदर टंग का इस्तेमाल होता है? ऑडियो लिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन। देखिए ऑडियो लिंगुअल में तो आप टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश टीचर के लिए जो होम लैंग्वेज है मदर टंग, बच्चों की जो भी मदर टंग है, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, या सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो यहां पे उस क्लासरूम में ऑडियो लिंगुअल में तो आप इंग्लिश के ही कुछ सेंटेंसेस रट लेते हैं, इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं, तो इसमें मदर टंग का प्रयोग नहीं होगा। ग्रामर ट्रांसलेशन इज द मेथड जहां पे आप ग्रामर ट्रांसलेशन के माध्यम से आप लिखना पढ़ने में बच्चे अच्छे हो जाते हैं, मदर टंग का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ रहे हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके, दिस इज ग्रामर ट्रांसलेशन ओनली, ठीक है। स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशन, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात नहीं हुई है कि कुछ स्ट्रक्चर्स सिखाए जा रहे हैं, या डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज ही नहीं होता, नो यूज ऑफ मदर टंग। डायरेक्ट वही भाषा बोली जाती है, टारगेट लैंग्वेज ही। डायरेक्ट मेथड अगर इस्तेमाल कर रही होती तो वो इंग्लिश में ही बात करती, तो नो यूज ऑफ मदर टंग, अलाउड ही नहीं है मदर टंग का इस्तेमाल। मदर टंग इस्तेमाल सबसे ज्यादा ग्रामर ट्रांसलेशन में फ्रीली हो पाता है। जैसे आपके और हमारे स्कूलों में जो भी बहुत ज्यादा ऐसे कॉन्वेंट टाइप स्कूल से नहीं पढ़े हैं, वहाँ डायरेक्ट मेथड का, कॉन्वेंट स्कूल्स या हाईली इंग्लिश मीडियम जो टाइप के स्कूल हैं वहाँ डायरेक्ट मेथड का प्रयोग होता है। बट बाकी जगहों पे अगर हम देखें देश भर में, तो ग्रामर ट्रांसलेशन के प्रयोग से हम हिंदी इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखते हैं, इसलिए हमारी स्पोकन वीक रह जाती है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन में स्पीकिंग का उतना यूज नहीं होता। डायरेक्ट जो मेथड है उसमें स्पीकिंग का यूज भरपूर होता है, ठीक है जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, द एबिलिटी टू राइट कंसाइजली, यानी संक्षिप्त में लिख पाना, बाय नॉट इंक्लूडिंग एनी डिटेल्स दैट कैन बी अवॉइडेड, ऐसी डिटेल को इंक्लूड नहीं करना जो अवॉइड की जा सकती हो। टू अचीव प्रिसिजन इज अ स्किल इन विच इज नोन एज, आसान है ये तो, आप मूवी देख के भी यही करते हैं अपने दोस्त को बताते हुए। तो ये समराइजिंग है, प्रोसेस राइटिंग है, नोट टेकिंग है, या नोट मेकिंग है। देखिए नोट टेकिंग तब होती है जैसे आप क्लास ले रहे हैं और आप कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं एक लेक्चर के दौरान, दिस इज नोट टेकिंग। तो ऐसा कुछ तो यहाँ हो नहीं रहा। नोट मेकिंग जब आप खुद से नोट्स बना रहे होते हैं, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, कि कंसाइजली आप लिख रहे हैं और कोई डिटेल छूटे भी ना। वो नोट मेकिंग का क्वेश्चन होता तो अलग से पूछता, इस तरह से नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है उससे डिसाइड होता है कि किस तरफ लेके जा रहा है। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे इनफ क्वेश्चंस की तो समझ आ जाएगा। प्रोसेस राइटिंग में प्रोसेस पे फोकस होता है। एक होती है प्रोडक्ट राइटिंग, कि फाइनल रिजल्ट चाहिए हमको, भाई एक अच्छा सा लेटर ड्राफ्ट करके दे दो, वो उससे पहले आपने कितना क्या सोचा, कैसे लिखा, हमें कोई मतलब नहीं है, वो प्रोडक्ट राइटिंग है। प्रोसेस राइटिंग में आप प्रोसेस पे फोकस करते हो, आइडिएशन, क्या आइडिया आया, फिर ड्राफ्ट क्या बनाया, फिर उसको कैसे इम्प्रोवाइज किया, वो पूरी प्रोसेस पे फोकस होता है प्रोसेस राइटिंग में। इसको आप बेटर मानते हैं लर्निंग के लिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है समराइजिंग, यानी आप निष्कर्ष पे जा रहे हैं, आप समराइज कर रहे हैं। द एबिलिटी टू राइट कंसाइजली, कम शब्दों में, बाय नॉट इंक्लूडिंग एनी डिटेल्स दैट कैन बी अवॉइडेड टू अचीव प्रिसिजन इज अ स्किल। उन डिटेल्स को आप नहीं इंक्लूड कर रहे हैं जिनके बिना बात को एज इट इज कहा जा सकता है, जिनको अवॉइड किया जा सकता है, उनको आप ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आपने समरी बताई, काम की चीजें सारी बता दी जो अवॉइड की जा सकती थी, उन डिटेल्स को अवॉइड कर दिया। ये स्किल है समराइज करने की। कुछ लोग होते हैं ना, कम शब्दों में ज्यादा बात कह देते हैं। तो जैसे हम मैराथन में भी क्या करते हैं, समराइज करने की कोशिश करते हैं, कि आप बहुत डिटेल में अगर जाएंगे तो उतना समय ही नहीं होता। ठीक, जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, आप उसकी समरी निकलवा लीजिए। आज के जमाने में चैट जीपीटी का भरपूर इस्तेमाल है। आपको 200 पेज की किताब नहीं पढ़नी, वो आपको 5 पेज में या 100 शब्दों में, जितने शब्दों में आप कहेंगे वो समरी दे देगा, इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकाल करके। बाकी जो होगा उसको अवॉइड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9, वॉइस एक्सप्रेशंस कैन इफेक्टिवली बी जज्ड बाय, यानी जो उच्चारण के एक्सप्रेशंस हैं, यानी हाव भाव हैं जो आपकी आवाज के, वो कैसे जज किए जा सकते हैं।
स्पीड ऑफ वॉइस से कितनी तेजी से आप बोल रहे हैं, हाव भाव उससे जज होंगे। वर्ड सिलेक्शन से कौन से वर्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, टोन ऑफ वॉइस से या वोकल्स से। यानी आपका वॉइस एक्सप्रेशन को आप कैसे जज करेंगे, कोई गुस्से में बोल रहा है कि कोई प्यार से बोल रहा है ना, कोई स्ट्रेस में बोल रहा है या कोई एकदम नॉर्मल कंफर्ट जोन में है, कौन एक्साइटेड है, कैसे आप पता चलाएंगे, वर्ड सिलेक्शन से नहीं। सेम वर्ड अलग अलग टोन में अलग अलग मीनिंग देता है ना। कई बार आप अच्छा कह रहे हैं तो एक अच्छा वो हो सकता है जब आप टीज करने के लिए किसी को अच्छा कह रहे हैं, है ना, कि अच्छा, और एक नॉर्मल अच्छा हो सकता है जो नेगेटिव टोन, या हो सकता है कि एक खराब मूड में यूज किया जा रहा हो। तो टोन ऑफ वॉइस जो है वो सारा डिसाइड करेगी, वॉइस एक्सप्रेशंस को इफेक्टिवली जज कर सकते हैं हम। टोन कैसी है, इंटोनेशन, उतार चढ़ाव क्या है आवाज में, स्पीड वगैरह भी मैनेज हो जाएगा, बट स्पीड से भी कुछ आइडिया लग जाता है, लेकिन मेजर जो है वो टोन ऑफ वॉइस है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट इन अ क्लासरूम शुड बी फ्लेक्सिबल, दिस इज बिकॉज। भाई क्लासरूम में जो सीटिंग अरेंजमेंट है बच्चों का बैठने का, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि आज साल के पहले दिन जो बच्चा जहां बैठ गया वो वहीं बैठा रहेगा, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लड़कियों की रो अलग बना दी है, लड़कों की अलग बना दी है, मिक्स ग्रुप में बैठ ही नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी है, जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट को। एक बच्चा है जिसको देखने में समस्या होती है तो हो सकता है उसको आगे बिठा दिया जाए, एक बच्चा है जिसकी हाइट ज्यादा है वो पीछे बैठ जाए, या किसी ग्रुप एक्टिविटी में सब साथ में आ जाएं, तो फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन है। या हो सकता है रोटेशन चल रहा हो, क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट में होता था ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट वुड प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम फॉर्मिंग परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप्स। ये कोई उद्देश्य नहीं है कि बच्चों के परमानेंट ग्रुप्स ना बन जाएं, इसलिए जो है हम फ्लेक्सिबल रख रहे हैं आपकी क्लासरूम टीचिंग को। इट वुड हेल्प कंडक्ट मैनी ग्रुप पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटीज वेरी इजीली। यानी ये हेल्प करेगा, मैनी ग्रुप एक्टिविटीज हो सकती है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। जिन 5 बच्चों का मन किया उनका ग्रुप बना दिया, पेयरिंग हो गई, होल क्लास एक्टिविटीज भी आप साथ में इजीली करा सकते हो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, फिक्स नहीं है जो सीटिंग है। बात तो सही है। इट वुड गिव द चिल्ड्रन फ्रीडम टू मूव देयर सीट्स वेर एवर एंड वेन एवर दे वॉन्ट। ऐसे पॉसिबल नहीं है, फिर तो क्लास में केओस हो जाएगा, है ना, अव्यवस्था फैल जाएगी, जिसका जब मन करे वहां बैठ गए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि पूरे टाइम बस क्लास में बच्चे यही करते रहेंगे, इधर से उधर ही भागे फिर रहे हैं। ऑप्शन 4 है, वुड हेल्प द टीचर एंश्योर इक्वालिटी इन हर क्लासरूम। यानी ये हेल्प करेगा टीचर को इक्वालिटी एंश्योर करने में। उसके और भी बहुत तरीके हैं, इन अ वे थोड़ा हेल्प करता है इक्विटी में भी, सिर्फ इक्वालिटी ही नहीं, बट ये मेन या मेजर रीजन नहीं है। यहाँ पे मुख्य क्या कारण है कि इट वुड हेल्प कंडक्ट मैनी ग्रुप पेयर एंड क्लास एक्टिविटीज वेरी इजीली। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी जाना होता है, नहीं तो इक्विटी और इक्वालिटी में भी अच्छा रोल प्ले करती है फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये है सेकंड, क्योंकि उसके लिए तो और बहुत तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। टू असेस रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल, यानी बच्चा कितने अच्छे से पढ़ पाता है, इस चीज का आकलन करने के लिए प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 में अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन। भाषा के शिक्षक को क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्व किस चीज को देना चाहिए, ये पूछा है। आइडेंटिफाइंग द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, यानी ये A to Z जो आपका पूरा अल्फाबेट है, इन लेटर्स को आइडेंटिफाई करना, इससे रीडिंग स्किल का आकलन होगा। यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, कहां पे पंक्चुएशन यूज करना है, कहां पॉज लेना है, इससे रीडिंग को आप जज करेंगे। या रीडिंग विद फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता से कितने अच्छे से पढ़ पा रहा है बच्चा। देखिए प्राइमरी लेवल पे ये सब जो है सेकेंडरी, इवन रीडिंग में भी ये सब सेकेंडरी हो जाएंगे जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, अगर बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा पढ़ के, तो फिर चाहे कितनी भी सही पंक्चुएशन वो यूज कर रहा हो, कितना भी उसको रिकॉग्निशन हो, लेटर्स को पहचानता हो, बट अगर पढ़ के नहीं समझ पा रहा तो रीडिंग स्किल आप नहीं असेस कर सकते बिना पढ़ के समझे। अगर पढ़ के अर्थ निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है, तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण यहां पे यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, संप्रेषण जिसको हम कहते हैं हिंदी में, यानी आप अपनी बात कह पाए, सामने वाले की बात सुन पाए, सही तरीके से कही जाए, सही तरीके से सुन पाए। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, कीप ऑन इंटरवीनिंग अदर्स एट रेगुलर इंटरवल्स,
बीच बीच में उनको इंटरवीन करते रहो, कोई अपनी बात कह रहा हो बीच में काटते रहो। कीप ऑन मूविंग एंड जेस्चरिंग, आप हाव भाव का प्रयोग करते रहो, मूव करते रहो। कीप ऑन सेइंग वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, जो मन में आए कहते जाओ। या फिर लिसन टू अदर्स फर्स्ट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब आप सुन लें समझ लें दूसरे की बात को, तब आप अपनी बात कम्युनिकेट करें। बेसिकली दोनों ही स्पीकर्स सुन पाए, समझ पाए और फिर उत्तर दे पाए। तो इन सब में, ये सब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब में जरूरी क्या है, लिसन टू अदर्स फर्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि अगर आपने सुना ही नहीं तो आप जवाब गलत देंगे, जवाब गलत देंगे तो फिर वो सामने से भी गलत, वो पूरी साइकिल बन जाएगी एरर्स की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इज टू, एक मुख्य उद्देश्य क्या है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का? इंक्रीज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर आइडियाज, इसके लिए आप पोइट्री पढ़ाइए, कुछ और पढ़ाइए, क्रिएटिविटी पे जाइए, ये तो ग्रामर का उद्देश्य नहीं लग रहा। डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, बात तो सही लग रही है। इंक्रीज आर एबिलिटी टू मेमोराइज रूल्स, याद करवाना कभी भी कुछ भी पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता। डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडीज, तो उसके लिए तो और बहुत तरीके हैं, सिर्फ ग्रामर ही क्यों पढ़ाना है। तो डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, बोलते समय आप सही तरीके से सही शब्दों का प्रयोग कर पाए, लिखते समय भी। टू एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली, क्योंकि ये नियमबद्ध होती है, ग्रामर जो है वो रूल बेस्ड है, उसमें फॉर्म्स का ध्यान रखेंगे आप, करेक्टनेस का ध्यान रखेंगे, चाहे वो लिखना हो चाहे बोलना हो, इसलिए ग्रामर की ग्रामेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। नहीं तो आप बहुवचन को एक वचन बोल देंगे, एक को बहु बोल देंगे, तो स्पीच और राइटिंग दोनों में गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल, अ टीचर मस्ट एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू। बताइए, आप प्राइमरी लेवल पे चाह रहे हैं कि बच्चे जो है एनकरेज करें उनको लिखने के लिए, टू राइट ऑन टॉपिक्स, कि भाई दिवाली गई है या वो कहीं घूमने गए थे तो वो उस पर कुछ लिखें। आप चाहते हैं उनको एनकरेज करना, उनको बढ़ावा देना, तो क्या करेंगे, नेशनल थीम पे लिखने के लिए कहेंगे, उनको रिलीजियस बिलीफ्स पे लिखने के लिए कहेंगे, पर्सनल लाइफ पे लिखने के लिए कहेंगे, सोशल इश्यूज पे लिखने के लिए कहेंगे। ये 6 to 8 पेपर 2 में भी अगर सवाल आता तब भी जवाब सेम ही रहता, क्योंकि बच्चा अभी इतना मेच्योर नहीं है, स्पेशली प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, एलिमेंट्री की भी हो रही हो, तो ये नहीं कि वो नेशनल थीम पे लिखे, रिलीजियस बिलीफ्स पे लिखे, या सोशल इश्यूज इतने बड़े मुद्दे हैं उसके लिए उसकी पर्सनल लाइफ जो वो अनुभव कर रहा है उस पे वो लिखे, कि वो गया था कहीं घूमने छुट्टियों में, या आज उसने क्या एक्सपीरियंस किया, तो वो अपने अनुभव लिखे, या उसने त्योहार कैसे मनाया। तो उसकी राइटिंग स्किल अगर आपको डेवलप करानी है तो ये टॉपिक ज्यादा रिलेटेबल होगा उसकी पर्सनल लाइफ वाला, क्योंकि आपको अपने बारे में बोलने के लिए कहा जाए तो आपके पास बहुत कुछ डेटा है, इसीलिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है इंटरव्यूज में भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेज ऑफ लर्नर्स टू स्कैफोल्ड देम, यानी आप हेल्प करना चाहते हैं बच्चों की, स्कैफोल्ड करना चाहते हैं उनको, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता कर रहे हैं पहले कि हेल्प कैसे करनी है, इसके लिए आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना होगा कि ये बच्चा अलग है दूसरे बच्चे से, या हर बच्चे का इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एटीट्यूड डिफरेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स वुड यू यूज फॉर दिस पर्पस, किस प्रकार का आकलन आप यूज करेंगे इस पर्पस के लिए यदि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जांचना है, आइडेंटिफाई करना है। पीयर असेसमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो पीयर आपको जानना है ना, दोस्तों को थोड़ी आपस में जानना है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव आपका जो है बहुत ही एंड ऑफ टर्म टाइप का है, उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज नहीं करते। फॉर्मेटिव जो है रचनात्मक है, फीडबैक के लिए यूज करते हो। बट यहाँ क्योंकि आपको कुछ भी जब आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, गैप पता लगाना हो या किसी चीज को पहचानना हो, तो आप डायग्नोज करते हैं कि अंतर है कहाँ, तो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं इसको, जिसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर आप रेमेडी लेते हैं, यानी आपको स्कैफोल्ड करना है, हेल्प करना है, मतलब रेमेडी देनी है। तो हेल्प आप तब कर पाएंगे, पहले आपको पता तो चले किस बच्चे को किस एरिया में डिफिकल्टी है, या किसका कौन सा एरिया स्ट्रांग है किसी इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानने के लिए यहाँ पे आपको ये डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो कर लीजिएगा। आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक हुए वो भी आप बता देंगे।
ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें। और हाँ, 15 ही क्वेश्चंस थे, और इस बार पेपर वन के भी क्वेश्चंस लिए थे, क्योंकि पेपर वन बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं इतने टाइम से। हिंदी में भी हमने डिस्कशन किया तो भी पेपर टू का ही, सीडीपी में भी किया तो, है ना। कल सीडीपी का एक सेट करेंगे बहुत बढ़िया सा, और 9 बजे करेंगे टाइम से, 9:15 मैक्स शुरू कर देंगे। और इसके अलावा मंडे या ट्यूसडे, मंडे भी मुश्किल लग रहा है मुझे, ट्यूसडे मतलब कमिंग वीक में एक यूपी टेट का 50 क्वेश्चन का सेट करेंगे अच्छे से, और बाकी तो सी टेट के लिए तो रेगुलर सेशंस जितने हो पाएंगे करेंगे ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई और आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और अगर आप एक कंप्लीट बैच में एनरोल करना चाह रहे हैं सी टेट के, तो या सी टेट यूपी टेट वॉट एवर बैच, या पेडागोजी स्पेशल, किसी भी बैच में टीचिंग के, तो आप करियर लैब डाउनलोड करके वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाके एनरोल कर लीजिएगा खुद को। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, 9:15 बजे कर रहे हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट।